नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने 10वीं कक्षा के अंतर्गत अगला टॉपिक अपने रहेगा, जैसे सरकार के अंग पढ़े थे अपने, तो पहला आपने संसद पढ़ा। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा ये पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वीडियो भी बन चुके हैं। अब देखो, एक कार्यपालिका बचती है और एक बचती है न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग महत्वपूर्ण थे यानी जो सरकार है उसके 3 अंग महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? एक तो होती है व्यवस्थापिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। ठीक है, यानी इन दोनों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। और न्यायपालिका या तीनों तंत्र ही मान लीजिए भ्रष्ट होता है तो चौथा स्तंभ कौन सा होता है? मीडिया होता है। यानी इन सब को नियंत्रित करने के लिए मीडिया भारत के अंदर स्वतंत्र है। ठीक है, आज अपन जिक्र करेंगे न्यायपालिका का। किसका करेंगे? न्यायपालिका। एक टॉपिक लेके देखते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो न्यायपालिका पढ़ लें। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायपालिका, अब देखो न्यायपालिका के अंतर्गत 2 प्रकार के न्यायालयों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। दोनों को जब तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ना तो आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, यानी न्यायपालिका एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, इन दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो याद आसानी से रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम आज पढ़ेंगे इन दोनों का गठन। क्या पढ़ेंगे? गठन। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। बहुत सारे विद्वान तो इसी में कंफ्यूज है, सर्वोच्च बड़ा होता है, उच्च बड़ा होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि पहला बड़ा ये और दूसरा ये हो गया उच्च। ठीक है, अब देखो इनका जिक्र कहाँ मिलता है? संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय का। और इसका संविधान के यानी उच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें? संविधान के भाग 6 में उल्लेख है। ठीक है, ध्यान में आ गया। सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र संविधान के भाग 5 और उच्च न्यायालय का जिक्र संविधान के भाग 6 में उल्लेख है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेदों की। किसकी? अनुच्छेद। अनुच्छेदों की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र कौन कौन से अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 124 और 124 में जोड़ो 23, कितने हो गए? 147। अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किसका जिक्र है? सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें आ जाते हैं, यानी 124 हो गए। अब देखो आगे चलते हैं तो ये 2 पहले लिख दो, 2 और फिर जैसे है वैसे वैसे लिख दो। 1 और 4 जैसा था वैसा का वैसा लिख दो। 214, 214 में 23 जोड़ो, कितने हो गए? 237। अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक किनका उल्लेख है? उच्च न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय भारत के अंदर एक जगह ही होता है, एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में कितना है? एक ही है। और कहाँ है? दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय एक ही होगा। हाँ, हालांकि इनकी बैठकें अलग अलग जगह पर जरूर हो सकती है। 2 बार इनकी बैठकें हो चुकी है। एक हैदराबाद हो चुकी है
और दूसरी श्रीनगर में बैठ के हो सकती है, मगर सर्वोच्च न्यायालय भारत के अंदर है कितने, एक ही है, और वो कहाँ है, दिल्ली में। देखो ये तो बात हो गई सर्वोच्च न्यायालय की एक की। अब देखो बात करते हैं 2 या 3 राज्यों के बीच में भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक राज्य का एक ही हाईकोर्ट होता है, एक हाईकोर्ट नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, HC, इसको बोलते हैं SC। एक हाईकोर्ट जरूरी नहीं होता है, यानी संविधान के अनुच्छेद 231 में उल्लेख है कि 2 या 3 राज्यों का एक क्या हो सकता है, हाईकोर्ट हो सकता है। 2 या 3 राज्यों का एक क्या हो सकता है, हाईकोर्ट हो सकता है। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, देखो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। पहले कितनी थी, पहले 24 थी, यानी 24 उच्च न्यायालय थे। बड़ा कौन सा, 25वां उच्च न्यायालय बना था 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को अमरावती उच्च न्यायालय का गठन किया था। तो अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 25 है। और सर्वोच्च न्यायालय समझ में आ गया, सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं, एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में एक है, जो है दिल्ली में। अब देखो बात करते हैं न्यायाधीशों की, किसकी, न्यायाधीशों की, यानी यहाँ पर न्यायाधीश कितने कितने होते हैं और उच्च न्यायालय में कितने हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं। तो न्यायाधीश देखो जब शासन व्यवस्था शुरू हुई थी, या यूं कह सकते हैं न्यायालयों की स्थापना हुई थी, तब शुरुआत में तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश कितने थे, 1 + 7 = 8 थे। यानी एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो होना ही चाहिए, यानी एक तो मुख्य होगा, बाकी सब तो मुख्य हो नहीं सकते। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, और कुल कितने थे, 8। और वर्तमान में कितने हैं, 1 + 33 = 34 क्या है, न्यायाधीश है। यानी एक तो मुख्य हो गया, एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से कुल कितने हो गए, 34 न्यायाधीश हो गए मुख्य न्यायाधीश के सहित। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन सा है, शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, यानी एक न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीशों के साथ में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। इसी प्रकार बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी क्या होता है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता ही है। अब इसमें अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं, वो निर्भर करती है उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर, उस राज्य की जनसंख्या या फिर उस राज्य में होने वाले जितने भी मामले हैं, उन मामलों के आधार पर उन न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित होती है। उस राज्य में होने वाले आपराधिक मामले, या फिर उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, उस राज्य में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित होती है। एक तो मुख्य होता ही है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय में ध्यान हो गया कि वर्तमान के अंदर एक मुख्य और 33 अन्य, इस प्रकार से 34 हो गए। और पहले कितने थे, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तब एक था मुख्य न्यायाधीश और 7 क्या थे, अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देखो, अब बात करते हैं जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए योग्यता क्या चाहिए। यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसके लिए योग्यता। जब भी राजनीति पढ़ते हो उनको आप क्रम से ही पढ़ना, पहले योग्यता आएगी, फिर उनकी नियुक्ति आएगी, नियुक्ति के पश्चात शपथ आएगी, शपथ के पश्चात वेतन, वेतन के पश्चात कार्यकाल, कार्यकाल के पश्चात त्यागपत्र या सेवा मुक्त, जितना भी आता है वो हो जाएगा। ठीक है, योग्यता। देखो राजनीति के अंदर जितने भी राजनीतिक पद होते हैं उन पदों के लिए सबके अंदर वो सारी योग्यता होती है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये तो आप छोटा से छोटा सरपंच के पद से लेकर के बहुत बड़े पदों तक जितने भी जाते हैं उन सब के लिए ये चीज़ लागू होती है। मगर एक महत्वपूर्ण योग्यता इसमें ये होती है, देखो पहली बात तो
यानी योग्यता में पहला बिंदु 5 वर्ष तक कहाँ, इसमें उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में क्या रह चुका हो, न्यायाधीश, न्यायालय में क्या रह चुका हो, न्यायाधीश। दूसरी शर्त, दूसरी बात है या फिर 10 वर्षों तक, या 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में क्या रह चुका हो, वकील रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो, यानी वकील रह चुका हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार भी होना चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। इसके अलावा एक चीज़ और बचती है, इसमें जो नियुक्ति होती है वो होती है वरिष्ठता के आधार पर। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठता क्या होती है, देखो वरिष्ठता वो होती है, जैसे मान लीजिए अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती थी, उसकी मेरिट मान लीजिए 75% रही। कितनी रही, 75, और 75 पर 4 कैंडिडेट आ गए, ये चारों के अंक बराबर है, 75% है। अब सरकार को लेना कितना है, 1 लेना है, और कैंडिडेट कितना आ गए, 4। तो इसमें फिर वो उनको वरिष्ठता के आधार पर लेंगे। वरिष्ठता यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी सरकार को लगेगा कि ये आने वाली भर्ती में बैठने योग्य नहीं है। तो वरिष्ठता का भारत के अंदर न्यायालयों के संबंध 2 बार उल्लंघन भी हो चुका है, फिर भी वरिष्ठता के आधार पर क्या होता है, इनकी नियुक्ति होती है। बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पहली योग्यता में बात करते हैं, इसमें दोनों ही 10-10 है। इसमें एक तो थी 5 वर्ष, इसमें एक है 10 वर्ष। इसमें दोनों ही 10 वर्ष है। 10 वर्ष या तो 10 वर्ष या तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं, यानी जिला मुख्यालय पर जो न्यायालय होते हैं, या तो अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश या फिर 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ये तो हो गई जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी और अन्य न्यायाधीशों की योग्यता की बात हो गई, ठीक है। अब देखो योग्यता के पश्चात अपने को क्या पढ़ना है, ये क्रम से रखना, ध्यान रखना। अब योग्यता के तुरंत बाद में जब योग्य व्यक्ति हो गए तो योग्यता के पश्चात क्या आनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए ना। तो योग्यता के पश्चात इनकी क्या आएगी, नियुक्ति। मिटा देता हूँ, ये आप बराबर नोट्स के रूप में लिखते जाना। उसके बाद में आएगी नियुक्ति, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इसके संबंध में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कानून के रूप में यूं कह सकते हैं कि देश स्तर की जो सरकार होती है उसमें निर्वाचित होने वाला है, यूं कह सकते हैं कि पदेन अधिकारी माना जाता है। तो बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति। देखो, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति तो स्पष्ट है कि कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देगा तो पीछे जो अन्य न्यायाधीश बच जाएंगे, यानी मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय में 33 अन्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति। मगर राष्ट्रपति क्या करेगा, जो मुख्य न्यायाधीश बनाया है उससे क्या करेगा, सलाह लेगा। क्या करेगा, सलाह लेकर के उसकी और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार बात करते हैं, ये तो होगी सर्वोच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा,
उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगी? राज्यपाल और इस न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोनों सलाह से करेंगे। न्यायाधीश आपसी सलाह के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं नियुक्ति के तुरंत पश्चात शपथ, यानी इनको क्रम से ही देखना। नियुक्ति हो गई, नियुक्ति के पश्चात क्या हो जाएगी? शपथ हो जाएगी। शपथ जो नियुक्त करेगा वही, यानी मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। किसको दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश को। किसको दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश को। शेष जितने भी न्यायाधीश बचते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? उन सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा ये जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाएगा अन्य न्यायाधीशों को। अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य फिर किसका हो जाता है? जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं कि उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय क्या करे? उच्च न्यायालय में शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय में दिलाएगा शपथ मुख्य न्यायाधीश को तो दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश, इसको दिलाएगा राज्यपाल। और शेष को कौन दिलाएगा? शेष को वही बात मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। मगर इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैंने पहले बताया था कि दो राज्यों के बीच में एक राज्यपाल होता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि दो राज्यों के बीच में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो फिर इसको शपथ कौन सा दिलाएगा? इसको शपथ दिलाएगा जिस राज्य के अंदर, यानी जिस राज्य में न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय है, उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा, नहीं कि दूसरे राज्य वाला शपथ दिलाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, शपथ के तुरंत बाद में क्या आ जाएगी? वेतन दे दे, यानी इनको वेतन। ये लो जी, वेतन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक है तो 1 लाख वेतन, और अन्य हैं, अन्यों को 90,000 वेतन प्रति माह। इसी प्रकार यहाँ जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश का 90,000 और अन्य न्यायाधीशों का 80,000 वेतन हो जाएगा। ये हो गई वेतन के संबंध में बात। अब वेतन के पश्चात इनका कार्यकाल क्या देखना है? कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात करते हैं तो बाकी सब चीजों के अंदर न्यूनतम आयु देखी जाती है, इसमें अधिकतम आयु देखी जाती है। अधिकतम यानी इसमें अधिकतम आयु तक काम कर सकता है न्यायाधीश के पद पर कितने वर्ष तक रह सकता है? 65 वर्ष, और इसमें रह सकता है 62 वर्ष। ये थोड़ा सा नीचे 3 वर्ष। हालांकि इसमें भी चल रहा है कि इसको भी बढ़ा करके कितना किया जाना चाहिए? 65 किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं और इनको इस आयु के अंदर भी अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा नॉलेज होता है, जिसके कारण इनको समय से पूर्व भंग नहीं करते, इनको रिटायर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कार्यकाल के तुरंत पश्चात क्या आ जाएगा? ये तो अपने कार्यकाल, यानी कार्यकाल के बाद में भी मान लीजिए स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? त्याग पत्र। तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो जिसने नियुक्त किया है उसी को देंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ये लो जी, राष्ट्रपति। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं और राष्ट्रपति के नाम का पत्र मुख्य न्यायाधीश को सौंप देते हैं। इसी में बात करते हैं, इसमें भी फिर मुख्य न्यायाधीश किसको? राज्यपाल को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा एक और चलती है महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग के अंदर क्या होता है देखो, ये विस्तार से बताएंगे आपको। महाभियोग देखो, सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र देखो बिना काम महाभियोग जब नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में संसद में भी जिक्र नहीं होता है, क्योंकि महाभियोग के अलावा जिक्र होता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होती है। क्या होती है? अवमानना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को अपमानित महसूस करता है। अपमानित कब महसूस करता है? देखो, जब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर महाभियोग के अलावा उसका कोई आदेश नहीं माना जाता है तो वो अवमानना मानी जाती है। जैसे मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को एक नोटिस निकाल के भेजा कि आपके खिलाफ ये याचिका दायर है, इसके संबंध में आपको आकर के इतने इतने दिनों के अंदर
जो आपको जानकारी है वो देनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहला नोटिस आया तब व्यक्ति ने इग्नोर कर दिया कि भाई एक नोटिस आया क्या फर्क पड़ता है। दूसरा नोटिस आएगा, उसमें ये लिखा होगा कि पहले जो आपको एक नोटिस मिला था उस नोटिस की आपने पालना नहीं की और इसके लिए आपको अंतिम तारीख दी जाती है, इस तारीख तक आप सुप्रीम कोर्ट में आइए और आकर के अपने मामले का निस्तारण कीजिए। फिर भी क्या करता है, व्यक्ति नहीं पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, अपना सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को अपमानित महसूस करता है, यानी अपमानित महसूस करता है। और जब ये अपमानित महसूस करता है ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, वो जो अपमान करने वाला व्यक्ति है उसको 6 माह की सजा की जेल या फिर 2000 का जुर्माना लगा सकता है जब इसकी अवमानना होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कोई भी किसी प्रकार का जिक्र नहीं तो संसद में होता है, संसद के किसी सदन में नहीं होता है जब तक इसके ऊपर महाभियोग या सिद्ध कदाचार नहीं लगता है, आरोप नहीं लगता है, सिद्ध कदाचार नहीं लगता है, तब तक इसकी कहीं भी उल्लेख या कहीं भी बात नहीं उठती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है ना। अब देखो इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, देश स्तर का न्यायालय है, तो इस प्रकार के विवाद कौन से आएंगे इसके अंदर। कार्य देखो, कार्य 2 राज्यों के बीच में कोई तीसरा विवाद है, यानी अनुच्छेद। देखो ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, मैंने यहाँ 2 लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, 2 राज्यों के बीच में तीसरा विवाद। इसका मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत बताया हुआ है कि 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में निस्तारण कौन करेगा, उच्च न्यायालय नहीं करके कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय निस्तारण करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा मान लीजिए अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय किसको बोलते हैं, देखो मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कोई मामला आया और उसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, तो वकील क्या करते हैं, वकील उसकी एक प्रतिलिपि सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षित रहती है कि इस प्रकार का मामला आया, कोई आपराधिक गतिविधि का आया, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला वो सुनाया। वैसा का वैसा मामला मान लीजिए उच्च न्यायालय में आ जाता है तो वकील क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय से वो प्रति मांग लेता है और मांग करके लाता है और दिखाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कि जैसे मान लीजिए ये वैसा का वैसा मामला था और इस मामले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय दिया है, तो आप भी क्या करो, अभिलेख न्यायालय के तहत, यानी अभिलेख जैसे पहला उसने दिया था निर्णय वैसा का वैसा निर्णय आप दो, तो वो होता है अभिलेख न्यायालय। इसके अलावा बात करते हैं तो एक आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कहाँ होती है, मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी मामला होता है सीधा कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में। यानी व्यक्ति को लगता है कि मेरे मूल अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सीधा जा सकता है कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और एक होता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं मेरे खिलाफ जो सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया था वो ठीक नहीं दिया था, इस कारण से मैं पुनः इसके ऊपर न्याय चाहता हूं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, वापस अपनी याचिका दायर करवा सकता है। ठीक है ना। तो ये तो है अपने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है 10वीं कक्षा का, जो इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। इससे पहले भी एक संसद का डाला था, राष्ट्रपति वाला डाला था, ये सर्वोच्च न्यायालय का एक डालेंगे कार्यपालिका में, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बड़े वाले जितने भी प्रश्न आते हैं 10वीं कक्षा के लगभग 5 नंबरों से ऊंचे आते हैं, 5 नंबर से ऊपर आते हैं। और इन प्रश्नों को अगर मान लीजिए आप पहले गठन करते हो, गठन के पश्चात आप क्या करते हो, उनके कार्य, शक्तियां, संगठन, क्षेत्राधिकार ये लिखते हो, तो नंबर आपके कहीं कटेंगे नहीं। यानी एक 5 नंबर के इस प्रकार के 3 प्रश्न बनते हैं तो 15 नंबर आसानी से सीधे सीधे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।